मुझे भी याद आ गया कि मेला शुरू होने की यही तारीख है। मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भारत में आलाबाद के मकाम पर हर 12 साल बाद इस जगह एक मेला लगता है, जहाँ भारत के 3 दरिया गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। ये कुंभ का मेला कहलाता है और पूरे 9 दिन जारी रहता है। इसमें न सिर्फ हिंदुस्तान के गोशे गोशे से लोग शरीक होते हैं, बल्कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से भी लोग आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक वहाँ कम से कम 10 लाख साधुओं, जोगियों और पंडितों का इज्तिमा होता है। ये तादाद 12 साल पहले की थी। मेरा ख्याल था कि इस मरतबा ये दुगनी से भी ज़्यादा होगी और मुझे करोड़ों इंसानों के जम्मे गफ़ीर में विनोद पांडे को ढूंढना होगा। मैंने कांता से पूछा, तुमने कभी कुंभ मेला देखा है? नहीं, मगर बाबा इसके बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। वो इस मेले में कई दफ़ा जा चुके थे। मैं ज़िद कर रही थी कि बाबा मुझे इस बार ज़रूर मेले में ले चलो, मगर वो राज़ी नहीं हो रहे थे। कहते थे तेरी तो अभी उम्र पड़ी है, अगली मरतबा देख लेना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी ये खुशी इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। नहीं कांता, मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं वहाँ मेला देखने या तफरीह करने नहीं जा रहा हूँ, एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। तुम तो करते रहना अपना काम, मैं क्या तुम्हें काम करने से रोकूंगी? कांता मुंह फुलाकर बोली, तुम समझती नहीं हो मैं चिंजला गया। वहाँ मेरी जान भी जा सकती है। मैं वहाँ अपना काम करूँगा या तुम्हारी हिफाजत करूँगा? कांता चंद लम्हे खामोश रही, फिर चुटकी बजाकर बोली, आइडिया, ज़बरदस्त आइडिया है कामरान। इसने जोश में आकर मेरा ज़ख्मी शाना झंझोड़ दिया। इस मरतबा वाकई मुझे खासी तकलीफ़ हुई थी। अगर तुम्हारा आइडिया मेरा एक हाथ जिस्म से अलहदा करने का है तो मुझे माफ़ रखो। वो एकदम शर्मिंदा हो गई और बोली, सॉरी कामरान, मैं फिर भूल गई थी कि मेरा हाथ ज़ख्मी है। मैंने इसका जुमला पूरा कर दिया। खैर, तुम ज़ख्म को छोड़ो, आइडिया बताओ। मैं भी तो देखूं कि बाबा की मोहब्बत में रहकर तुमने क्या कुछ सीखा है, या अभी तक घटिया और कुंज़ेहन सरमायादार। कांता ने मेरी बात का ज़रा भी बुरा न माना। वो अपना आइडिया सुनाने को बेचैन थी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोली, वहाँ इस बरस लाखों करोड़ों आदमी होंगे। तुम भी तो किसी साधु का बहरूप भर सकते हो। बाल तुम्हारे वैसे भी बहुत लंबे हैं, बस सर पे उस तरह फिरवा दो और साधुओं की तरह सर पे एक टिक यानी चोटी रहने दो। दाढ़ी मूंछें साफ करा दो तो चेहरा बिल्कुल भी नहीं पहचाना जाएगा। ज़्यादा ख़तरा हो तो चेहरे पर बबूत मल लेना। कहो कैसा आइडिया है? इसने फ़ख्रिया अंदाज में गर्दन अकड़ा कर पूछा। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? तुम तो इस आइडिया में कहीं भी नहीं हो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि बेशुमार साधु और पंडित अपने साथ दासियां बुलाते हैं। मैं तुम्हारी दासी बनकर जाऊंगी। मैं भी अपना हुलिया बदल लूँगी, बालों का स्टाइल बदल दूंगी, इन्हें हाइड्रोजन पेरोक्साइड से गोल्डन कर लूँगी, कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करूँगी। इससे मेरी वजूद, आंखों का रंग भी बदल जाएगा। इसकी बात में वज़न था। मैं चंद लम्हे इस पर गौर करता रहा। मसला बस ये था कि गंजा होकर मैं शक्ल से बेशक्ल हो जाता। खैर, ये इतना बड़ा मसला भी नहीं था। विनोद पांडे को पकड़ने के लिए मैं अपने खूबसूरत बालों की कुर्बानी दे सकता था। सर पर उस तरह फिरवा कि अगर मैं साधुओं वाला मखसूस घेर वाली लिबास पहन लेता, गले में मनकों की माला डाल लेता और हाथ में बड़ा सा एक चिमटा पकड़ लेता तो मेरे साथी तक मुझे नहीं पहचान सकते थे। मुझे यकीन था कि विनोद पांडे इस मेले में ज़रूर आएगा। अपनी अपनी अकीदत की बात होती है। मेरी इतला के मुताबिक होश संभालने के बाद इसने कुंभ का कोई मेला भी मिस नहीं किया था। मेरे पास 9 दिन बाकी थे। मेले में 9 दिन तक अच्छी तरह घूम फिर के मैं इसे तलाश कर सकता था। मैंने सुना था कि वहाँ मुख्तलिफ फ़नून के साधु इकट्ठे होते हैं। कोई हवसदम का माहिर होता है, कोई 9 दिन तक एक ही टांग पर खड़ा रहता है, कोई नोकीले कीलों पर बैठा रहता है। मेरे पास ऐसा क्या हुनर था? खैर, देखा जाएगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ शरीक होने वाला हर साधु इस किस्म के कामों का माहिर हो। अब सबसे पहले तो मुझे अपना और कांता का हुलिया बदलना था। इससे भी पहले हमें किसी आबादी तक पहुँचना था, क्योंकि वहीं से हमें आलाबाद जाने वाले रास्ते का इल्म हो सकता था। कांता शायद खामोशी से उकता कर सो गई थी, या मुमकिन था यूं ही आंखें मूंदे बैठी हो। मैंने इसे छेड़ना मुनासिब न समझा। इसकी ज़ुबान एक मरतबा चल पड़ती तो फिर मैं भी कुछ सोचने के काबिल नहीं रहता। जहाँ इस बूढ़े बाबे ने मुझे बेपनाह फ़ायदा पहुँचाया था, वहीं इससे मुझे एक नुकसान भी पहुँचा था। मुझ पर नफसानी ख्वाहिश का भी शदीद गलबा रहने लगा था। अब तक तो मैं अपनी क़ुव्वत इरादी से इस जज्बे को दबाए हुए था, मगर मुझे इस वक़्त से खौफ महसूस हो रहा था जब खूबसूरत लड़कियाँ मेरी कमज़ोरी बन जाती। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये भी मेरे लिए एक चैलेंज था और मैं तो अब इस चैलेंज को कबूल करता आया था। हमें चलते हुए तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद हो चुके थे। जीप का फ्यूल गेज भी नाकारा था, इसलिए मुझे इल्म नहीं था कि जीप में कितना पेट्रोल है।
ये इत्मीनान अलबत्ता था कि अभी मेरे पास पेट्रोल से भरा हुआ एक जेरी कैन रिजर्व में भी मौजूद है। अचानक कुछ फासले पर मुझे रोशनियां सी टिमटिमाती दिखाई दी। इसका मतलब था कि हम किसी आबादी के नज़दीक पहुंच गए थे। मैंने जीप की रफ्तार बढ़ाते हुए कांता को आवाज़ दी। इसने सर घुमाकर मुझे देखा तो मैंने इसे बताया कि हम किसी आबादी के नज़दीक पहुँच गए हैं। मैं गाड़ी वालों से यही कहूँगा कि हम लोग शिकार के लिए निकले थे, मगर अपने दोस्तों से बिछड़ गए और भटक कर इस तरफ आ निकले। फिर अचानक 2 रोशनियां नज़दीक आ गईं। वो बैलगाड़ियों की एक कतार थी। जीप देखकर सबसे अगली बैलगाड़ी वाला सरासीमा हो गया। वो लोग भी पगडंडी पर ही चल रहे थे और वो पगडंडी इतनी कुशादा नहीं थी कि जीप और बैलगाड़ियां बैक वक्त वहां से गुजर सकती हैं। बैलगाड़ी के ऐन सामने मैंने जीप रोक दी। बैलगाड़ियों की कतार पहले ही रुक चुकी थी। बैलगाड़ी वाले ने जीप की हेडलैम्प्स की चकाचौंध से बचने के लिए आंखों पर हाथ का झज्जा बना लिया था और चुंधियाई हुई आंखों से मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। मैं गाड़ी के हेडलैम्प्स के साथ ही जीप का इंजन भी बंद कर दिया और नीचे उतराया। ए गाड़ी वाले, मैंने तहुक्माना लहजे में कहा, ये रास्ता अभी रास्ता देते हैं सरकार। इसने मेरा जुमला काट दिया। मैं इससे पूछना चाहता था कि ये रास्ता कहाँ जाता है। गलती हो गई सरकार, इसने खुशामदाना लहजे में कहा। अगर हमें पहले से खबर होती कि सरकार की सवारी आ रही है तो हम पीछे रंगपुर के पास रुक जाते। वहाँ इतना रास्ता है कि सरकार की गाड़ी आराम से गुजर सकती है। इसके लहजे में घबराहट और खौफ की आमेज़िश थी। मुझे हैरत हुई कि आखिर वो इतना खौफजदा क्यों है। मैंने अपना तजस्सुस दूर करने को इससे पूछ लिया, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सरकार शायद इस इलाके में नहीं आए हैं। इससे पहले जंगलात के जो अफसर थे उन्होंने इसी बात पर हम सब गाड़ी वालों को 3 दिन तक हवालात में बंद करा दिया था। उन्होंने हम पे लकड़ी की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। फिर बड़ी मुश्किल से पैसे देकर हमारी जान छूटी है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने हंस कर कहा, क्योंकि मैं जंगलात का अफसर नहीं हूँ। होता भी तो ना करता। आखिर ऐसा जुल्म करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो शिकार के लिए निकला था, रास्ता भटक कर इधर आ गया। अब तुम ये बताओ कि बड़ी सड़क यहाँ से कितनी दूर है? बड़ी सड़क तो यहाँ से बहुत दूर है सरकार, वो जल्दी से बोला। यहाँ से 70-75 मील तो होगी। आप मुझे बहुत थके हुए लग रहे हैं और शायद ज़ख्मी भी हैं। इसने गाड़ी पर लटकी हुई लालटेन की मध्यम रोशनी में मेरे बाएं कांधे को गौर से देखते हुए कहा, हमारा गाँव यहाँ से बहुत दूर है, वरना मैं आपको अपने साथ ले चलता। तुम्हारी बहुत मेहरबानी भैया, मैंने जवाब दिया। मुझे तुम सिर्फ रास्ता बता दो कि बड़ी सड़क तक हम किस तरह पहुँच सकते हैं। इस पगडंडी पर आप सीधे चलते जाएं तो एक गांव आएगा रंगपुर। इसके साथ ही जंगलात के अफसरों का डाक बंगला है। डाक बंगले से ये पगडंडी चौड़ी हो गई है। आप डाक बंगले से गुजर कर उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाएं तो सीधे बड़ी सड़क तक पहुंच जाएंगे। बहुत मेहरबानी भाई, मैंने कहा। फिर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया कि कहीं कोई ऐसी जगह नज़र आ जाए जहाँ जीप ठहरा कर मैं इन लोगों को जाने का रास्ता दे दूँ। वो तकरीबन 10-11 बैलगाड़ियाँ थीं और सब गाड़ी वान ने आहिस्ता आहिस्ता लाकर वहीं गाड़ी खड़ी कर दी थी और बहुत गौर से हमारी बातें सुन रहे थे। मुझे चंद गज़ पीछे एक ऐसी जगह नज़र आ गई जहाँ मैं रिवर्स करके जीप खड़ी कर सकता था। इस तरह इन लोगों के लिए रास्ता बन जाता। मैंने स्टीयरिंग सीट पर बैठकर दोबारा इंजन स्टार्ट किया और जीप को रिवर्स में इस जगह तक ले गया। फिर मैंने किसी न किसी तरह इस तंग जगह में जीप घुसा दी और बुलंद आवाज़ में गाड़ी वालों को मुखातिब किया, अब तुम लोग निकल जाओ। मेरे ख्याल में इतना रास्ता बन गया है कि तुम्हारी गाड़ियाँ गुजर सकें। आप बहुत महान हैं महाराज, एक बूढ़ा गाड़ी बान बोला। हम अब बड़े आराम से गुजर जाएंगे। फिर तकरीबन 10 मिनट में तमाम बैलगाड़ियाँ वहाँ से गुजर गईं। रास्ता साफ़ होते ही मैंने जीप को फिर खासी रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। कामरान कांता ने मुझे बहुत प्यार भरे लहजे में मुखातिब किया, तुम आखिर ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? क्या? मैंने इसकी तरफ देखे बगैर सवाल किया। ये जीप, असला, बाबा की दवाओं का बक्स या फिर तुम क्या छोड़ने की बात कर रही हो? मैंने तजाहले आरफाना से काम लिया। तुम तो संजीदा गुफ्तगू को भी मजाक में ले लेती हो। वो मुंह बनाकर बोली, मैं तुम्हारी इन सरगर्मियों और ख़तरनाक कामों को छोड़ने की बात कर रही थी। मैं तो ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ कांता, मैंने संजीदगी से कहा, मगर ये काम मुझे नहीं छोड़ते। तुम इस भाग दौड़ और कत्लो गारतगिरी से उकताते नहीं? कांता ने बहुत भोलपन से पूछा। तुम उकताने की बात कर रही हो? मैं तो इस पूरे सेटअप से बेजार हूँ। मुझे आज मौका मिले तो मैं अभी और इसी वक्त सब कुछ छोड़ दूँ। मैं बहुत थक गया हूँ कांता, मगर जानता हूँ कि जिस दिन मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया इस दिन मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। जो जंग मैंने शुरू की है इसका बहरहाल एक मंतकी अंजाम तो होगा ना। अब या तो मैं अपने तमाम दुश्मनों को ठिकाने लगा दूँ या फिर इनके हाथों मारा जाऊँ। दरमियान का तो कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। फिर मेरा फ़ैसला भी सुन लो, कांता ने पुरज़म लहजे में कहा। मैं हर काम पर तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे दुश्मनों से शाना बशाना लड़ूंगी। या वहशत, मैं मुँह ही मुँह में बिड़बिड़ाया। एक ही पसूड़ी पै गई है। क्या कहा तुमने? कांता ने हैरत से पूछा। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम भला क्या कर सकोगी?
मुझे तुम इतना नाजुक अंदाम भी मत समझ। मैंने भी कई बरस बाबा के साथ गुजारे हैं। तुम क्या समझते हो उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया होगा? मैं खाली हाथ भी कम से कम 4 मर्दों का मुकाबला कर सकती हूँ। मेरे हालत रहम करी बाबा। मैंने तवील सांस लेकर कहा, एक तेजी ग्लोरिया हुन, एक दूजी पैदा हो गई है। तुम ये किस जुबान में बात कर रहे हो? ये मेरी मादरी जुबान है। ये ग्लोरिया कौन है? इसने अचानक पूछा। पूरे जुमले में शायद यही नाम इसकी समझ में आया था। ये मेरी वही साथी है जो मुझसे बिछड़ गई है, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। तकरीबन 12 किलोमीटर चलने के बाद मुझे कदीम तर्ज का एक रेस्ट हाउस दिखाई दिया। मैंने अचानक फैसला कर लिया कि मैं फौरी तौर पर इसी रेस्ट हाउस में ठहर जाता हूँ। अपने ज़ख्म की सफाई भी वहीं कर लूँगा और हम लोग अपने हुलिये भी दुरुस्त कर लेंगे। ज़्यादा इम्कान यही था कि रेस्ट हाउस में इस वक्त कोई भी अफसर मुकीम नहीं होगा। महकमा जंगलात के अफसर तो कभी कभार ही दौरों पर निकलते हैं। मैंने कांता को अपने इरादे से आगाह किया तो इसने भी मेरी तायद की। वो खुद भी बहुत थकी और मुज़ल दिखाई दे रही थी। तुम पहले अपने ये शाहाना जूते तो उतार लो, मैंने हंस कर कहा। इसने चौंक कर अपने पैरों की तरफ देखा तो बेसाख्ता हंसने लगी। काफ़ी अरसे बाद वो यूं खिलखिलाकर हंसी थी। इस लम्हे मुझे इसकी वो ज़िंदगी से भरपूर हंसी बहुत अच्छी लगी। वो जूते उतारते हुए चौंक कर बोली, क्या रेस्ट हाउस में नंगे पैर जाऊंगी मैं? इसकी तुम फिक्र मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। यही जूते पहन कर गई तो चौकीदार तुम्हारे साथ साथ मुझे भी अंदर नहीं घुसने देगा। मैंने कहा, मुझे क्या है तुम जानो। ये कहकर वो सीधी होकर बैठ गई और अपने पैरों के पंजे मसलने लगी। कांता जैसी नाजुक अंदाम लड़की के लिए वो भारी भरकम जूते किसी सजा से कम नहीं थे। रेस्ट हाउस का मेन गेट लकड़ी का लगता था। इस पर अंग्रेजों ही के वक्त में रंग रोगन हुआ होगा। मैंने गेट पर पहुंचकर हारन बजाया। कई दफ़ा हारन बजाने के बाद गेट खुल गया और अंदर से चौकीदार नमदार हुआ। इसकी आंखों में नींद का खुमार था। जीप देखते ही इसने गेट फौरन पूरा खोल दिया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि रेस्ट हाउस के पोर्च में एक जीप पहले से मौजूद है। मैं जीप को अंदर लेता चला गया। गेट बंद करके चौकीदार भी फुर्ती से जीप तक पहुंच गया और इसने हाथ उठाकर बहुत मुअद्दब अंदाज में मुझे सलाम किया कि यहाँ कोई ठहरा हुआ है? मैंने जीप में बैठते पूछा। जी सरकार, चौकीदार ने अदब से जवाब दिया। वो मुझे भी महकमा जंगलात का कोई अफसर समझ रहा था। रमेश कुमार साहब और इनके 2 दोस्त ठहरे हुए हैं। रमेश कुमार, मैंने सवालिया अंदाज में पूछा। आप इन्हें नहीं जानते? वो जंगलात के अफसर हैं, चौकीदार ने जवाब दिया। फिर तो यहाँ कोई कमरा खाली नहीं होगा। मेरे लहजे में मायूसी थी। क्या आप जंगलात में मुलाजिम नहीं हैं? चौकीदार ने पूछा। नहीं, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकला था मगर इनसे बिछड़ गया। मैं ज़ख्मी भी हूँ। खैर कोई बात नहीं, हम गाड़ी में कहीं ठहर जाएंगे। कौन है चौकीदार? अंदर से किसी ने तहुक्माना लहजे में पूछा। वो भी शायद जीप की आवाज़ से बेदार हो गया था। फिर वो बरामदे से उतर कर हमारे पास आ गया। इसके जिस्म पर स्लीपिंग सूट और नाइट गाउन था। ये इनकम टैक्स ऑफिसर है सरकार, चौकीदार जल्दी से बोला। शिकार पर निकले थे मगर ज़ख्मी होकर अपने दोस्तों से बिछड़ गए। यहाँ ठहरना चाहते हैं मगर मैंने बता दिया कि यहाँ तो रमेश कुमार साहब और इनके दोस्त ठहरे हुए हैं। सो वॉट, इसने अंग्रेज़ी में कहा। इसकी नज़रें कांता पर जमी हुई थी। मुझे तो बस इसने सरसरी तौर पर देखा था। फिर वो मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गया और मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, फॉरेस्ट ऑफिसर रमेश कुमार। मैंने भी अपना हाथ बढ़ाकर इसे मुसाफा किया और बोला, चीफ ITO देव कुमार। आप मुझे DK कह सकते हैं क्योंकि मेरे दोस्त भी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। ग्लैड टू सी यू, इसने मुस्कुरा कर कहा। नमस्ते मिसेज DK, इसने दोनों हाथ जोड़कर कांता से कहा। नमस्ते, कांता मुस्कुरा कर बोली। कमरे का कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर DK, मैं एक कमरा आपके लिए खाली कराए देता हूँ। आप ज़ख्मी हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। फिर वो चौकीदार से मुखातिब हुआ, प्रकाश साहब का सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर दूँ और वो कमरा इन्हें दे दूँ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रमेश, मैंने कहा और जीप से नीचे उतरा। मेरी शर्ट पर जमे हुए खून को देखकर वो चौंक उठा और बोला, आप तो अच्छे खासे ज़ख्मी हैं। बस किस्मत ही अच्छी थी कि हम बच गए। हम पे डाकुओं ने हमला कर दिया था। मेरी मिसेस को तो चप्पल पहनने का भी मौका नहीं मिला। मैंने फौरी तौर पर एक बहाना कर लिया। वैसे मुझे वो आदमी पहली नज़र में अच्छा नहीं लगा था। यूँ देखने में वो खासा स्मार्ट और वजीह था मगर चेहरे पर अजीब सी नहूसत थी। ख़ास तौर पर इसकी आंखों में हरीसाना चमक थी। हमारे पास सामान ही क्या है, सब चीज़ें तो वही रह गईं। बस ये दवाओं का बक्स जीप में रखा है, वही रह गया है। मेरे पास तो दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। नो प्रॉब्लम मिस्टर DK, रमेश कुमार खुश दिली से बोला। मेरा अंदाज़ा है कि मेरे कपड़े आपके जिस्म पर आएंगे। मैं अभी अपना एक जोड़ा और ज़रूरत का सामान भिजवाता हूँ। आप ज़्यादा तकलीफ़ न करें, बस यही चंद घंटे सर छुपाने का ठिकाना चाहिए। कम ऑन मिस्टर DK, इसने कहा। इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है? कल मुझे भी तो आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। श्योर, मैंने
हंस कर कहा, कभी दिल्ली आए मुझसे ज़रूर मुलाकात करें, मुझे खुशी होगी। इस दौरान में चौकीदार ने हमारा कमरा सेट कर दिया। रमेश ने चौकीदार को तायद की कि इन लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। फिर वो मुझसे बोला, आप आराम करें, अब आपसे सुबह मुलाकात होगी। इस वक्त भी इसकी नज़रें कांता पर जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसने ये जुमला मुझसे नहीं बल्कि कांता से कहा है। कमरे में पहुंचकर मैंने चौकीदार के हाथ पे 100 का नोट रख दिया और इसे कहा, पहले तो हमारे नहाने के लिए पानी गर्म कर दो, फिर हो सके तो कुछ खाने को ले आओ। 100 का नोट हाथ में आते ही जैसे इसके जिस्म में फुर्ती सी भर गई। वो जल्दी से बोला, मैं अभी पानी गर्म करके लाता हूँ। थोड़ी देर बाद वो गर्म पानी की 2 बाल्टियाँ ले आया। फिर फ़ौरन एक धुला धुलाया स्लीपिंग सूट, पैंट शर्ट, साबुन और शेविंग का सामान ले आया। चौकीदार के जाने के बाद मैंने शर्ट उतारने की कोशिश की तो मुझे खासी तकलीफ़ हुई। शर्ट मेरे शाने के ज़ख्म से चिपक कर रह गई थी। शाने से लेकर कोहनी तक खासा लंबा और गहरा ज़ख्म था, इसमें से फिर खून छलकने लगा था। कांता ने मेरी उतारी हुई शर्ट फाड़ के गर्म पानी से मेरा ज़ख्म साफ़ किया। फिर बोली, पहले तुम नहा लो, इसके बाद ज़ख्म पर सोसन छिड़क दूंगी। 2 दिन में ये ज़ख्म ठीक हो जाएगा। मैं गर्म पानी से नहा कर निकला तो मेरी सारी थकन उतर चुकी थी, मगर ज़ख्म से फिर खून छलक रहा था। कांता ने पहले ज़ख्म पर मरहम का लेप किया, फिर इस पर कोई सफूफ छिड़क दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाजू में अचानक ठंडक सी हो गई हो। इसके संदूक में दवाओं के अलावा कांता के कुछ कपड़े भी थे। इसने एक साड़ी पहनने के लिए निकाल ली और अपनी बदी हुई साड़ी का पल्लू फाड़ के मेरे ज़ख्म पर बांध दिया। कांता नहाकर निकली तो गुलाब की तरह निखरी निखरी तरोताज़ा दिखाई दे रही थी। वो बाल सुलझा कर बैठी थी कि चौकीदार खाना ले आया। कम वक्त में वो बहुत अच्छा खाना ले आया था। भुना हुआ मुर्ग था, पराठे और मक्खन थे, अचार था। खाना देखकर मेरी भूख अचानक चमक गई। यूं भी गुज़श्ता कई घंटों से हमने कुछ नहीं खाया था। हम दोनों खाने से फारिग हुए ही थे कि चौकीदार कॉफ़ी ले आया। ये देखकर मुझे इंतहाई खुशी हुई कि ट्रे में इम्पोर्टेंट सिगरेट का एक पैकेट और लाइटर भी मौजूद है। रमेश कुमार की ये इनायत बेवजह नहीं थी। वो मुझे चीफ इनकम टैक्स समझकर मुझ पर रकम इन्वेस्ट कर रहा था और मेरे ओहदे से फ़ायदा उठाकर इससे कई गुना ज़्यादा कमाने के चक्कर में था। कॉफ़ी के बाद तो सिगरेट का हर कश मुझे गोया जन्नत की सैर लग रहा था। एक अरसे बाद मुझे बेहतरीन किस्म की कॉफ़ी और सिगरेट पीने का मौका मिला था। कॉफ़ी के बाद तो सिगरेट का हर कश मुझे गोया जन्नत की सैर लग रहा था। एक अरसे बाद मुझे बेहतरीन किस्म की कॉफ़ी और सिगरेट पीने का मौका मिला था। मसला ये था कि इस कमरे में बेड एक ही था, फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। मैंने सोचा था कि सिगरेट पीकर फर्श पर बुझाऊंगा। कांता एक मरतबा फिर अपने बाल सुलझाने में मसरूफ़ हो गई। मैंने दूसरा सिगरेट सुलगा लिया और इसके गहरे गहरे कश लेने लगा। फिर न जाने मुझे कब नींद आ गई। अचानक मेरी आँख खुल गई। मेरी आँख बेसबब नहीं खुली थी, ज़रूर कोई ना कोई खटका या आहट हुई थी। इस हरामजादे को बांध कर डाल दूँ, ज़्यादा 3-5 करे तो गोली मार देना, इसकी लाश जंगल में फेंकवा देंगे। ये सरगोशी रमेश कुमार की थी। हरामजादे मुझे बेवकूफ़ बना रहा था कि मैं चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, हालांकि इनसे अभी परसों ही मेरी मुलाकात हुई थी। और चौकीदार का क्या करोगे? चौकीदार भी मेरा आदमी है। हर महीने 500 रुपये मैं इसे इसलिए देता हूँ कि इस रेस्ट हाउस की कोई बात बाहर नहीं जाएगी। इसलिए तो इन लोगों की कॉफ़ी में बेहोशी की दवा मिलाई थी। मैंने सोचा इन्हें क्या मालूम था कि बेहोशी की दवा तो रही एक तरफ, मुझ पर तो मौलिक तरीन जहर कभी असर नहीं होता। चलो इसके हाथ पैर बांधो, रमेश ने कहा। दरअसल मुझे इसकी पत्नी पसंद आ गई है और वो जो पहले से एक मौजूद है। अरे वो तो है ही अपने कब्जे में। वो सफ़ेद चमड़ी वाली भी भला की हसीन है, मगर इस हुस्न की तो बात ही कुछ और है। कमरे में 0 पावर का बल्ब जल रहा था। मैंने देखा 2 आदमी मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से एक आदमी के हाथ में रस्सी थी। रस्सी वाला जो ही मुझ पर झुका, मैंने अचानक इसकी गर्दन दबोच ली और दूसरे आदमी के मुंह पर इतनी ज़ोरदार लात मारी कि वो उछल कर रमेश पर गिरा। फिर मैं रस्सी वाले को धकेल कर उठ खड़ा हुआ और झपट कर रमेश को पकड़ लिया। मेरे एक ही थप्पड़ में इसके होश ठिकाने आ गए। अचानक बाहर से किसी ने खिड़की के शीशे पर बेआवाज़ फायर किया। शीशा ज़ोरदार छनाके से टूट गया। फिर कोई डपट कर बोला, अगर किसी ने अपनी जगह से हरकत भी की तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो आवाज़ सुनकर मेरा दिल बिलियों उछलने लगा, क्योंकि वो आवाज़ मेरे बिछड़े हुए दोस्त तैमूर की थी। रमेश कुमार सरासिमगी के आलम में कभी मुझे देख रहा था और कभी खिड़की के टूटे हुए शीशे को। वो बुरी तरह वहशत ज़दा हो गया। मेरे एक ही थप्पड़ ने इसके कसबल निकाल दिए थे। थप्पड़ इतना शदीद था कि इसके गाल पर खून छलक आया था। मुंह और नाक से भी खून के कतरे टपक रहे थे। वो हराम खा खा के यूं भी आराम और ऐश पसंद हो गया था। इसे भला दींगा मुश्ती और जिस्मानी मुशक्कत की आदत कब होगी? इसके दोनों साथी भी आड़े तिरछे ज़मीन पर पड़े थे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।